नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन करीब करीब छोड़ने का मन बना चुके हैं। ये बात अब सभी पॉलिटिकल क्वार्टर से, सभी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से मन इतनी जल्दी क्यों उबा और अंदर खाने क्या डेवलपमेंट चल रही है और क्यों कहा जा रहा है कि पितृपक्ष खत्म होने के तत्काल बाद बिहार में कभी भी विपक्ष परिवर्तन हो सकता है। कभी भी बिहार में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा जिस पार्टी को प्राप्त है, उसकी जगह सत्ता की स्टेपनी बनी हुई पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिया जा सकता है। क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट, इस पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि बिहार में विपक्ष परिवर्तन की पटकथा जो करीब करीब लिख दी गई है, औपचारिक ऐलान बाकी होने की खबरें आ रही है, क्या है इसके पीछे का पूरा सच और किस तरह से इस खेल को अंजाम दिए जाने की स्क्रिप्ट तैयार की गई? देखिए, आज दर्शकों को दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट बताने जा रहा हूँ। कल मैं दिल्ली बीजेपी के जो टॉप सोर्सेस हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि जो जेपी नड्डा का बिहार यात्रा हुआ है, हालांकि ये यात्रा पूर्व निर्धारित था, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जेपी नड्डा के बिहार यात्रा में ये निर्धारित नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री आवास जाके नीतीश कुमार से मिलना था। ये जो जेपी नड्डा का जो रूट तैयार किया गया, जो एक शेड्यूल तैयार किया गया था, वह हेल्थ विभाग को लेकर था कि विभिन्न जिलों में जाना है, तमाम शिलान्यास जो है उनको करना है। लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि वो एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री से उनकी एक सीक्रेट मीटिंग होगी। और ये डेवलपमेंट तब हुए हैं जब नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है। मुलाकात हालांकि सूचना आयुक्त के अपॉइंटमेंट को लेकर था, और उसमें भी एक नया डेवलपमेंट आपको बताऊं। सूचना आयोग की अपॉइंटमेंट के लेकर जो बैठक थी, उसके बाद जब इस चीज पर सहमति बन गई कि कौन कौन लोग होंगे, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में, यानी चाचा और भतीजा के बीच में 15 से 20 मिनट की अकेले में बातचीत हुई है। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि चाचा ने भतीजा को प्रॉमिस किया है और आश्वासन दिया है कि हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि आप एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका राज्याभिषेक होगा जी, उस कमिटमेंट के साथ मैं खड़ा हूं, उस कमिटमेंट को मैं पूरा करूंगा। जी, यानी नीतीश कुमार का, यानी चाचा का भतीजा को ये आश्वासन देना, और आपने ये पब्लिक डोमेन में है, जब ये महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा था कि ये अब मेरी जिम्मेवारी है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए और कब बनाया जाए। ऋषि जी, लेकिन इसमें एक बात बताइए, दो तीन बातें मैंने भी इस बारे में पता की है, सुना है। 2026 के मार्च में होने वाला राज्यसभा का चुनाव, जिसमें चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 3 सदनों के सदस्य रह चुके हैं, संसद में चौथे सदन की पारी खेलने के लिए राज्यसभा जाकर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली कर सकते हैं। दूसरा, 2028 का राज्यसभा चुनाव जो 2029 के लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले होगा और उसका कार्यकाल 2034 तक होगा। यानी 29 से 34 की पूरी लोकसभा के दरमियान बिना लोकसभा चुनाव लड़े भी नीतीश कुमार संसद में मौजूद रहेंगे। तो इस कमिटमेंट को नीतीश कुमार क्या 26 में पूरा करेंगे या 28 में पूरा करेंगे? क्या इस बाबत कोई जानकारी आई है? देखिए, इस बाबत कोई मतलब कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन जो दो नेताओं के बीच में जो एक मैसेज का आदान प्रदान हुआ है, बड़ी सौम्यता से, बड़े गुडफिल माहौल में जो बातचीत हुई है,
और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा है कि राजनीति में हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए और हमने जो आपसे वादा किया है उस वादे को पूरा करूंगा। तो इसके क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि नीतीश कुमार 26-28 में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है नीतीश कुमार इधर ही विधानसभा चुनाव से पहले ही पाला बदल सकते हैं। नहीं, नीतीश विधानसभा चुनाव कुमार के पहले नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को कब देंगे, इस बाबत कोई जानकारी हो तो बताइए हमारे दर्शकों को, कि वो नहीं। समय देखिए कब इस आएगा बार कि नीतीश कुमार ने, जैसे ज्योति बाबू का एक समय आया, उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए कुर्सी खाली कर दी। देखिए हो सकता है यदि नीतीश कुमार, आप उसको थोड़ा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझिए, यदि नीतीश कुमार गठबंधन यानी एनडीए से बाहर आते हैं और महागठबंधन के साथ जाते हैं तो केंद्र से वो ऑलरेडी सपोर्ट वापस ले लेंगे जी। और मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर नीतीश कुमार की केंद्रीय राजनीति में एंट्री होगी और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रकार का मुझे लगता है कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी और यही कारण है कि जो आप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव लाते हुए जेपी नड्डा, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों को इस चीज की भनक लग गई थी कि चाचा भतीजा में जो केमिस्ट्री है वो बेहतर होते जा रहा है। जो मिस्ट्री था ये रिलेशन का, जो एक धुंध, दोनों चाचा भतीजा के रिश्ते में जो धुंध की जो परतें उभर आई थी वो छटने लगी है। जैसे ही ये भनक बीजेपी के रणनीतिकारों को लगा, दिल्ली से मैसेज लेकर जेपी नड्डा नीतीश कुमार के पास आए। हालांकि नीतीश कुमार जेपी नड्डा के साथ जो बैठक हुई उसको लेकर मैं बता दूं, नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाइए। नीतीश कुमार ने बहुत जोर दे के कहा जेपी नड्डा को कि बिहार में जल्द से जल्द चुनाव कराइए। और मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चुनाव साथ में लड़ेंगे या बीजेपी के साथ। जी ऋषि जी, जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल पिछले 4-5 दिनों के दरमियान इस मुद्दे पर भाजपा के जिस किसी भी नेता से मेरी बातचीत हुई, मैंने टटोलने की कोशिश की, 2 बातें उभर कर सामने आई। नीतीश कुमार तो चाहे विधानसभा भंग कर सकते हैं, अब गवर्नर उन्हें रोकेंगे नहीं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट का विशेषाधिकार भी है, अगर उसे बहुमत प्राप्त है तो कभी भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव नीतीश कुमार पर है वो खत्म हो गया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव खत्म, क्योंकि विधानसभा ही नहीं रही तो संख्या गणित का क्या मतलब है। और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के किसी सदस्य को चाहे तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सकता है, भले वो किसी सदस्य को शपथ न दिला पाए, किसी मंत्री को, लेकिन अपने कैबिनेट के किसी सदस्य को बर्खास्त करने का संवैधानिक अधिकार कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पास होता है। आप जानते हैं ये चीज। तो भाजपा के लोगों का एक डर है कि विधानसभा भी भंग करवा ले इधर, और उसके बाद भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर राजद के साथ चुनाव लड़ने भी चले जाए, तब क्या होगा? तब तो ये कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे नीतीश कुमार का, क्योंकि विधानसभा में बहुमत परीक्षण का तो सवाल ही नहीं है, विधानसभा भंग हो चुकी है, मुख्यमंत्री केयर टेकर है। आनंद फानंद में जो ट्रांसफर हो रहा है, एक बार 75-80 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, दर्जन भर से ज्यादा डीएम के ट्रांसफर हुए हैं। 5-6 दिन पहले उसके देखें, अगस्त के आखिरी हफ्ते में 28 या 29 अगस्त को, उस दिन भी 30-40 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। तो इस तरह से जो मास ट्रांसफर हो रहा है, उसको भी कुछ लोग इसी से जोड़कर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव तकरीबन 40 दिनों तक पटना में थे, एक तरह से कहें तो जुबान सिल कर बैठे हुए थे। उसके बाद अंदर खाने क्या सीटों को लेकर सीट शेयरिंग हो चुकी है नीतीश कुमार के साथ, कि चुनाव कैसे लड़ना है, किस सीट, कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, कितनी कांग्रेस को देना है, कितनी लेफ्ट को देना है, क्या ये सब फॉर्मेलिटीज तय की जा चुकी होंगी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पटना में जो हलचल है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से लेके राजनीतिक गलियारों में आप देखिए जिस प्रकार से हलचल है, नीतीश कुमार तमाम चीजों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, चाहे संगठन हो, ब्यूरोक्रेसी हो। और एक बात देखिए, नीतीश कुमार आज भी किसी
विभाग का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, कोई ललन सिंह से जुड़ा हुआ विभाग है, पशुपालन विभाग से संबंधित कोई कार्यक्रम है। तो नीतीश कुमार हर दिन या तो कोई शिलान्यास कर रहे हैं या पटना से बाहर जाके किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है मुहाने पे हो। ब्यूरोक्रेसी में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, जेपी नड्डा भी आए हैं तो लगातार शिलान्यास हो रहा है। तो एक देखिए, इधर जाए या उधर जाए वो अलग बात है, लेकिन जो इंडिकेशन है उससे तो लग रहा है कि चुनाव जो है पूर्व निर्धारित समय से पहले होने जा रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल उठता है कि ये गठबंधन एनडीए में रहेंगे या कुछ नए डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें सियासी चर्चा तो जोरों पर तो है ही कि नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। उसके बाद आपने देखा कि ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू के 2 बड़े मंत्री और राजद के एक सलाहकार हैं, उनके बीच में गुप्त बैठक हुई है। तो चर्चा तो जोरों पे है। और मैंने कल भी कहा, जो इस प्रकार का एक माहौल बना हुआ है बिहार में, वो नीतीश कुमार को वो ऐसा माहौल सूट करता है जी। नीतीश कुमार को ऐसा माहौल बार्गेनिंग के हिसाब से, चाहे वो राजद के साथ जाए या बीजेपी के साथ बने रहे। यदि बीजेपी के साथ बने रहेंगे तो उनको ये डर दिखा रहे हैं कि मैं उनके साथ भाग जाऊंगा। जेडीयू को राजद को दिखा रहे हैं कि भाई हमारा ये फॉर्मूला है, इसको आप मान लीजिए तो हम आ जाएंगे। और हर पार्टी को सत्ता में रहना उसकी मजबूरी है। यदि आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो पार्टी को अधिक दिनों तक नहीं चला पाएंगे। ये बात लालू यादव भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं। तो एक बात तो है, नीतीश कुमार से सीखने की जरूरत है उन्हें। लेकिन कॉन्क्रीट बात ये है, देखिए कोई फाइनल कंक्लूजन पे तो हम नहीं पहुंच सकते हैं कि सीटों का बंटवारा हो गया, सब कुछ तय है, लेकिन कुछ न कुछ पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, चाहे इधर का चल रहा है या उधर का चल रहा है। जी ऋषि जी, और कल भी देखिए ना, बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो नीतीश कुमार को लेकर, जैसे मैंने जो आपको कहा लड्डू को लेकर, तो अखिलेश सिंह भी ने वही चीजें कही। लड्डू तो कुछ खास मौके पे दिए जाते हैं, शुभ मौके पे दिए जाते हैं। और दूसरी बातें उन्होंने ये कही कि नीतीश कुमार कह के थोड़ी गठबंधन बदलेंगे, कोई कह के या घोषणा करके थोड़ी गठबंधन बदलता है। जी, नीतीश कुमार ऋषि मिश्रा को तो बता देते हैं, ऋषि मिश्रा को बता देते हैं, ऋषि मिश्रा ट्विटर पर भी बता देते हैं। देखिए नीतीश कुमार ये मीडिया में कह के थोड़ी जाएंगे कि भाई हम परसों गठबंधन बदलने जा रहे हैं। ऋषि मिश्रा को तो बता दिए थे ना, क्योंकि ऋषि मिश्रा ने कहीं पहला ट्वीट आया था कि 9 अगस्त को सत्ता परिवर्तन हो रहा है 2022 में। हम देखिए, हर पत्रकारों का अपना सोर्स होता है, सोर्स के आधार पे खबर हम लोग लेके आते हैं, या आप भी जानते हैं। और आप तो इसके उस्ताद हैं, खुद उस्ताद हैं आप। नहीं, हम उस्ताद वगैरह नहीं है, लेकिन एक थ्योरी ये चल रही है ऋषि जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा है कि संघ के अंदर भी नीतीश कुमार के कुछ लोगों से गहरे ताल्लुकात की खबरें आती है। भाजपा में एंटी मोदी कैंप में भी नीतीश कुमार के गहरे ताल्लुकात है। कहा जा रहा है कि एंटी मोदी कैंप के लोग नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि आप रुके रहिए, एक बार संघ को भाजपा अध्यक्ष तय कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री बदलने का भी काम करेंगे, और जब आप रुके रहेंगे तभी हमें ताकत मिलेगी, तभी वो ताकत मिलेगी कि सहयोगी दल मोदी शाह को नहीं चाहते हैं, इसलिए आपका रुके रहना जरूरी है। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार भाजपा की अंदरूनी राजनीति की वजह से बिहार की अपनी राजनीति को खटाई में डालने का फैसला लेकर रुके रहेंगे भाजपा के साथ तब तक के लिए, जब तक भाजपा मोदी शाह को, तब तक संघ और भाजपा के मिलकर के मोदी शाह से ही मुक्ति नहीं पा लेती? आपको लगता है ऐसा? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो संघ का अप्रोच रहा है, संघ का जो एक स्टैंड रहा है, उससे तो ये स्पष्ट है कि संघ जो है, जो खासकर अमित शाह नरेंद्र मोदी के जो वर्किंग स्टाइल है, उससे तो खुश नहीं है। कई ऐसे मोहन भागवत के बयान आए हैं, और बीजेपी में कई ऐसे धरा है, आप भी जानते हैं, नितिन गडकरी से लेके इवन राजनाथ सिंह, लोग तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, वो ठीक है हम यहाँ मिलाते हैं, उनकी मजबूरी है, नहीं मिलाएंगे तो उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। आडवाणी जी कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? आडवाणी जैसे बड़े शख्सियत वाले नेता को आज आप दरकिनार कर एक एज फैक्टर दिखा के
आप मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए। जब आपने मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी को भेजा, जब उस उम्र में आडवाणी जी रहे होंगे, उस उम्र के कई नेता को तो आपने फिर से टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं, तो बीजेपी में भी एक छोटा धारा नहीं बड़ा धारा है, जो ये चाहते हैं कि ये दोनों जो जोड़ी है शाह और मोदी का, उससे छुटकारा मिले। और संघ भी चाहता है, देखिए संघ कभी ये नहीं चाहेगा कि संघ का जो कद है उससे बड़ा कोई नेता हो जो संघ को डायरेक्शन दे। जी। तो संघ तो चाहेगा ही ना, संघ तो चाहेगा ही कि ऐसा कोई एक लीडरशिप हो जो उनके बातों को माने। हालांकि संघ का जो एजेंडा है वो करीब करीब बीजेपी नरेंद्र मोदी तो लागू कर ही दिया, राम मंदिर उन्होंने बनवा ही दिया, 370 कर ही दिया। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी एकला चलो मार्ग में विश्वास करते हैं, उससे संघ नाराज है। तो हो सकता है आपने जो कहा है वो पर्दे के पीछे संघ और नीतीश कुमार के बीच में इस प्रकार की बातें हुई होगी। ठीक है भैया, आप थोड़ा रुक जाइए, इंतजार कीजिए, राजनीति में हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहिए। खुद नीतीश कुमार ये मानते हैं। ऋषि से जो तो हड़बड़ी बातचीत कहाँ हुई दिखा है, रहे हैं, वो तो राजद के लोगों की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी का बयान आ देखिए गया कि नीतीश, 25 देखिए वर्ष के बाद हमारे निकला होगा। जैसे हम आपका अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरे ब्रेन में प्रोग्राम को लेकर डेवलपमेंट हो रहे हैं कि क्या बोलना है, क्या प्रश्न आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के ब्रेन जो है 4 भागों में है, एक बार में 4 बार सोचते हैं, 4 बातें सोचते हैं। और तो समझ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, नीतीश कुमार और अशोक गहलोत का जो ब्रेन है उसका तुलना नहीं कर सकते हैं। जी। बहुत स्मार्ट और चतुर नेता है। जी ऋषि जी, ठीक है, स्मार्ट और चतुर नेता है, आपने कहा नेता देखिए को चतुर होना भी चाहिए। देखिए कितने ललन सिंह आए, कितने आरसीपी सिंह आए, किसी को नीतीश कुमार ने टिकने दिया क्या? जैसे ही मजबूत होते हैं जड़ से उखाड़ देते हैं, फिर उसको रोप देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं। तो नीतीश कुमार जो है ऋषि जी, एक बात इसमें ये दिखाई दे रही है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जब गए, मैंडेट को देखकर लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं गए होते तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई होती। इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र के चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पर नजर डालें, आप कितने दिन देखें कि हरियाणा में जाके 35 घंटा जहां चुनाव चल रहा है वहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिताते हो। कितने दिन वहां अमित शाह खुद जाकर के हरियाणा में सीरियस कैंपेन कर रहे हो। मुझे तो कोई बड़ा नेता बहुत सीरियस कैंपेन किए करता हुआ हरियाणा में दिख ही नहीं रहा है, जहां बीजेपी रूलिंग पार्टी है, जहां उसे सत्ता बचाने की लड़ाई लड़नी है। महाराष्ट्र में भाजपा के कोई बड़े नेता बहुत ज्यादा वक्त देते हुए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बिहार में 35-35 घंटा दे रहे हैं, जहां चुनाव अभी तक नीतीश कुमार, हम लोग आज की तारीख में भैया सूत्रों के हवाले से ही कह रहे हैं ना कि चुनाव होगा तो दिल्ली के साथ हो सकता है, अदरवाइज चुनाव तो दूर है। दिल्ली के साथ है, होगा भी तब भी दूर है। लेकिन जो चुनाव सर पर है, झारखंड में, हरियाणा में चल रहा है कैंपेन, महाराष्ट्र में, वहां तो 35 घंटा ना मैंने मोदी जी को देते हुए देखा है, ना शाह साहब को देते हुए देखा है, और ना ही जेपी नड्डा को हर देते हुए जगह देखा है। हर देखिए फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, मोशन आपने पढ़ा होगा। मैक्सिमम के बाद किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम एक जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम के बाद ढलान होता है। नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति जीवन के ढलान पे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में आप शायद ही नरेंद्र मोदी को देखेंगे, क्योंकि बीजेपी को ये भनक लग गई है 10-15 सीटें आ जाए तो ये बहुत बड़ा करिश्मा होगा। पहले जो 4-5 सीटें होती थी हरियाणा में, उसी आंकड़े के दहाई मुझे तो लगता है, मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा है कि दहाई के नीचे ही होंगे। यही स्थिति महाराष्ट्र में। अजीत पवार का बयान आपने सुना है ना जी। तो ओवरऑल तो ये बिहार में इसलिए फोकस कर रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि नीतीश कुमार यदि साथ में रहेंगे तो नैया पार लग जाएगी। यदि नीतीश कुमार निकल गए तो बिहार तो जाएगा ही, केंद्र में स्थिति डमाडोल हो जाएगी। जो ये केंद्र की जो सरकार है, 2 खंबे पे खड़ी है, चंद्रबाबू और नीतीश। एक खंबा निकाल जाएगा तो फिर ये जो है ऐसे हिलने लगेगा ना दीवार, जो छत है ऐसे हिलने लगेगा ना मकान। ऋषि जी, एक बुनियादी सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। आप पूरे देश में कहीं भी जाइए, रिक्शे वाले से लेकर के इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच हर जगह आपको एक ही चीज कहने को मिलेगी कि नीतीश कुमार की वजह से ये सरकार बची हुई है। नीतीश कुमार की वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ गए हैं।
मतलब राष्ट्रीय आलोचना का केंद्र सेकुलर पॉलिटिक्स के बीच, सेकुलर मिजाज वाले वोटर्स के बीच और इस देश में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बीच कि कॉरपोरेट की गवर्नमेंट जो आ गई है, जो कुछ लोग कहते हैं कि कथित तौर पर कॉरपोरेट की गवर्नमेंट है, लोग मोदी शाह से ज्यादा दोष नीतीश कुमार को दे रहे हैं। और इस परिस्थिति में अब नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ जाने की जो खबरें हैं, बीजेपी के अंदर खलबली इस बात की है कि अब अगर वो जाति जनगणना का ऐलान भी करेंगे तो उन्हें कुछ क्रेडिट नहीं मिलना है, उल्टा जनाधार का नुकसान है। ऐलान नहीं करेंगे तो मोमेंटम और तेज होता चला जाएगा। अब बीजेपी ने अपनी स्थिति वो बना ली है कि चित भी पट और पट तो पट है ही, मतलब दोनों उसकी हो, वो स्थिति नहीं है। अब दोनों तरह से बीजेपी को घाटा होने की स्थिति है। तो क्या घाटे के राजनीतिक शेयर में नीतीश कुमार अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? राजनीतिक पैसा, नीतीश कुमार के साथ यदि नीतीश कुमार के साथ आपने कभी भी विश्वासघात किया हो तो बदला समय पे लेते हैं। और मेरा जो पर्सनल अनुभव बता रहा है, नीतीश कुमार उस समय झटका देंगे बीजेपी को जब संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अभी ये गुड फील करा रहे हैं नीतीश कुमार कि मैं आपके साथ हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ जी। और एक समय आएगा तो नीतीश कुमार कहेंगे हम आपके हैं कौन। हाँ, जब वो कहेंगे हम आपके हैं कौन तो बीजेपी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ऋषि जी, हमारे दर्शकों को एक लाइन बताइए। और हम आपके बात से सहमत हैं कि यदि कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी राजद और जेडीयू में कि कब इनको झटका देना, कितने सीटों पर लड़ना है, क्या एजेंडा होगा, क्या ये हो। क्योंकि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि यदि उनसे संबंध विच्छेद करें तो उनको मौका नहीं दे संभलने का। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बीजेपी, एलजेपी या उपेंद्र कुशवाहा के सहारे सत्ता में आने का जो सपना देख रही होगी वो नहीं हो सकता, वो मुकम्मल नहीं हो सकता। ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आ गए। चिराग पासवान की अपनी मजबूरियां हैं, उनकी पार्टी में अलग खबर आती है। प्रशांत किशोर की अपनी रणनीति है, वो अलग बीजेपी के लिए एक गल सरदर्द बने हुए हैं, राजनीतिक सरदर्द। नीरज कुमार जो जेडीयू प्रवक्ता है, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, वो कह रहे हैं 5-5 विभाग रखिएगा तो कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अगर नीतीश कुमार की सरकार में आरजेडी एंट्री करती है, इंडिया अलायंस एंट्री करता है, तो क्या फिर से तेजस्वी के पास 5 विभाग होंगे या किसी एक विभाग के वो मंत्री होंगे? ये बताइए। डिप्टी सीएम के साथ 1 विभाग होगा या फिर 5 विभाग होगा? देखिए, डिप्टी सीएम है तो 1-2 विभाग तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं है नीरज जी। मतलब 1-2 से ज्यादा नहीं रहेंगे? हाँ, अब देखिए जैसे मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास मानते हैं 5 नहीं रहेंगे। अब 5 नहीं रहेंगे, 1-2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य हो सकता है, पथ निर्माण हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नीरज जी की बात से मैं सहमत हूँ। अब जैसे ही बिहार में ही देख लीजिए ना, कितने सीनियर आईएएस है, उनको 5-5 विभाग का आप प्रधान सचिव बना रखे हैं। उससे कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। अब जैसे एस सिद्धार्थ साहब को ही देखिए, आपने कैबिनेट सेक्रेटरी बना रखा है, सीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना रखा है, शिक्षा विभाग का भी आपने एसीएस बना रखा। तो इतने अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन अब अच्छे अधिकारी हैं इसका मतलब क्या है, तमाम बोझ उन पे थोड़ी डाल दीजिएगा। तो उसी तरह नेताओं पे भी ये लागू होता है। ठीक है, हर एक नेता चाहता है अधिक से अधिक विभाग हो, लेकिन आप उस पर समय कितना दे पाते हैं। स्वास्थ्य महकमा अपने आप में बड़ा विभाग है, पथ निर्माण अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग, पर्यटन तो ये बात नेताओं को भी समझना चाहिए। मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इसमें ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि कौन क्या मतलब आप इस बात पर कंफर्म है ऋषि जी, इस बात पर किसके पास कितना विभाग रहेगा, कौन विभाग किसके पास रहेगा। ऋषि जी, आप एक लाइन में सीधा बताइए कि क्या आप इस बात को लेकर पूरी तरह से आप कंफर्म है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो नीतीश कुमार की कैबिनेट में किसी मंत्री के पास, किसी भी व्यक्ति के पास, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव, 5-5 विभाग नहीं रहेंगे? ये कंफर्म है आप? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, पूरे जो डिबेट का जो कंक्लूजन है, यदि जो मैंने जो खबर आपको दी है, चाचा ने भतीजे से प्रॉमिस किया है कि हमने जो आपसे वादा किया था मैं उस पर स्टैंड करूंगा, उसको निभाऊंगा, तो फिर सब कुछ तय है। विभाग कोई मसला नहीं है।
चलिए, विभाग कोई मसला नहीं है, सियासत जरूर मसला है और नरेंद्र मोदी का सत्ता में बने रहना या सत्ता से रुखसती ये जरूर मसला है। नीतीश कुमार की अपनी सियासत जरूर मसला है, तेजस्वी यादव की सियासत जरूर मसला है और बिहार में विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने और जेडीयू का कम से कम 80 के आंकड़े के पार जाने की जो इच्छा है, वो जेडीयू के लिए जरूर मसला है और उस मसले के लिए जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार को पूरी आजादी दे रखी है, जो अब मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कि कैसे अपने 80 या 80 से ज्यादा लोगों को विधानसभा का मुंह दिखा पाते हैं। जी ऋषि जी, कुछ कह रहे हैं संक्षेप में? देखिए, एक बात मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है मेरा, कि जो जमीन सर्वे का जो काम हो रहा है, उसमें जो लोअर लेवल पे जो अधिकारी हैं, उन पे शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो तमाम जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे एक खास तबका सरकार से नाराज भी चल रही है और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जैसे अमीन है, कर्मचारी हैं, सीईओ लेवल के जो अधिकारी हैं, जो नापी हो रही है, जो ये तमाम चीजें जो भूमि सुधार विभाग में जो डेवलपमेंट हो रहा है, भू सर्वे का जो काम हो रहा है, उसमें तमाम गड़बड़ियां आ रही हैं नीचे लेवल से। तो इस पे ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है। यदि आप नहीं रखेंगे तो राजनीतिक रूप से आपको नुकसान होगा, खासकर जो अपर कास्ट का जो वोट है, जो आपको मिलता है, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये तमाम ऐसे लोग हैं। कई मेरे पास शिकायत आती है कि आप लोग इस पे मुद्दा इस मुद्दे पे क्यों नहीं आप सवाल जी, करते हैं बिल्कुल, सरकार से। बिल्कुल आप सही कह रहे तो हैं कि कॉम्प्लिकेशन तो ज्यादा आ रही है। इस पे दीपक कुमार जी जो इसके प्रधान सचिव हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जो हैं, उनको इस पे ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं, ताकि जो जनता में एक रोष पनप रहा है उसको दूर किया जाए। जी जी, रोष तो पनप रहा है। स्वाभाविक है कि हर आदमी इस भूमि विवाद से और जमीन सर्वे से डॉक्यूमेंट्स के अभाव में परेशान है। लेकिन सवाल ये भी है कि उस अभाव को दूर करने के लिए ही ये सर्वे हो रहा है, तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि किसी के ज़मीन पर कोई पारदर्शी। नाजायज़ कब्ज़ा करके ना बैठा हो। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि लोगों ने 40 साल, 50 साल पहले रजिस्ट्री कराई लेकिन म्यूटेशन नहीं कराया और रजिस्ट्री कराई, म्यूटेशन नहीं कराया, उसके बाद नतीजा ये है कि जिसके नाम पर चल रही है, वो अब कब्ज़ा देने को तैयार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक लचीला रुख होना चाहिए। एक ही ज़मीन का 2-2 रजिस्ट्री हो चुका है, वो बाद में लोगों ने बेईमानी से कर दिया। तो जो पहली रजिस्ट्री हो, जो पहली रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट पेश करे, दाखिल-खारिज उसके पक्ष में होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था इस भूमि सर्वे के माध्यम से होनी चाहिए, तब लोगों को सहूलियत होगी, लोगों को ये अच्छा भी लगेगा। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।